Hello friends, welcome to Easy Explanations. Myself Gaurav Kumar and I am an assistant professor in the Mechanical Engineering Department. Friends, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपके इंजीनियरिंग करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके डिफरेंट टॉपिक्स को। तो आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी किसी बुक में ये दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के नाम से और किसी बुक में दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो अब बात करते हैं ये प्योर सब्सटेंस है क्या। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि ये एक ऐसा होमोजेनस मटेरियल है जिसका केमिकल कंपोजिशन है वो फेज चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। तो अब इसे कैसे समझेंगे। आपको पता है कि जो फेज होते हैं किसी भी चीज़ के तीन फेज हमारे पास होते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसेस फेज। तो अगर किसी भी मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन सॉलिड में भी सेम है, लिक्विड में भी सेम है और गैस में भी सेम है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का आपका जो सॉलिड फेज है दैट इज आइस। ठीक है, लिक्विड फेज में वाटर है और गैसेस फेज में हम उसे बोलते हैं स्टीम। तो इन तीनों फेजेस में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहता है। तो इसलिए हम वाटर को क्या मानते हैं, एक प्योर सब्सटेंस मानते हैं। इसका फिजिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है क्योंकि वाटर जो है उसकी डेंसिटी आपकी ज़्यादा होती है आइस से, आइस की डेंसिटी कम होती है तभी वो पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगा। और किसी भी मटेरियल का अगर केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अच्छा, हमने तीन फेज की बात की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये जो तीनों फेज हैं ये एक बाउंड्री के द्वारा सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, फेज बाउंड्री। अगर हम ट्रांजिशन की बात करें यानी कि अगर एक फेज दूसरे फेज में चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे आपकी मेल्टिंग हो रही है या फिर आपकी फ्रीजिंग हो रही है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। ठीक है, या फिर आपका लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है कोई सब्सटेंस यानी वेपराइजेशन हो रहा है, या वेपर से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है यानी दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन हो रहा है तो यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ फेज। अब अगर आगे बात करें कि जब भी ये फेज चेंज होगा तो सारा का सारा मास एक साथ फेज चेंज नहीं करेगा, ये धीरे धीरे होगा, बीच में मिक्स्ड फेज भी आएंगे। जैसे अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड फेज जो होता है आपका गैसेस फेज में चेंज हो जाता है, लेकिन सारा का सारा लिक्विड एक साथ गैसेस फेज में चेंज नहीं होगा, बीच में एक मिक्स्ड फेज भी आएगा जिसमें लिक्विड और गैस जो होंगे वो कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यही जो सब्सटेंस होगा जिसमें लिक्विड और गैस होगा ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वेपर और स्टीम को सेम मानते हैं, कि हम सोचते हैं कि वेपर ही स्टीम है या स्टीम वेपर सेम थिंग है, बट नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है कि जो वेपर है वो क्या है, वो आप देखोगे कभी भी, जैसे कप में अगर आपका पानी बॉईल हो रहा है या फिर आपकी चाय रखी है उसके ऊपर आपको धुआं दिखाई पड़ता है, दैट इज वेपर। ठीक है, वो आपको धुआं सा क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपका एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है, इसलिए आपको ये वेपर्स आपको दिखाई पड़ती है। स्टीम क्या होती है, स्टीम आपकी होती है कलरलेस, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता, ओडरलेस यानी उसमें कोई गंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती और उसे आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टीम एंड वेपर। वेपर को आप देख सकते हो, तो ये जो धुआं आपको दिखाई पड़ता है चाय के ऊपर या किसी गर्म चीज़ के ऊपर, दैट इज वेपर, लेकिन स्टीम आपकी दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप जो धुआं आपको दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर आप लाइटर लगा दो या वहाँ पर आग जला दो तो आप थोड़ी देर में इट विल वैनिश, ये आपका धुआं जो है गायब हो जाएगा क्योंकि वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टीम एंड वेपर के बीच में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं
इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो फेज है वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। यानी लिक्विड फेज से वेपर फेज में अगर कोई भी सब्सटेंस चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है। अब जो वेपराइजेशन है ये आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इसे इवेपोरेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं इसे बॉइलिंग के थ्रू। आप ये भी कह सकते हैं कि वेपोराइजेशन के आपके पास दो टाइप्स होते हैं, वन इज इवेपोरेशन एंड वन इज बॉइलिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन में आपका देखिए, इट इज द वेपर जनरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि यहाँ पर जो वेपर की फॉर्मेशन होगी वो किसी भी लिक्विड की सरफेस से होगी। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, दिस इज अ सरफेस ऑफ लिक्विड, और यहाँ से आपका ये रेड जो है ये आपकी वेपर फॉर्मेशन है, तो ये सरफेस से हो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ सरफेस फिनोमेनन। ठीक है। तो ये इवेपोरेशन जो होता है आपका सरफेस फिनोमेनन होता है। अब बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग क्या है, इट इज अ वेपर फॉर्मेशन इन द होल मास ऑफ लिक्विड। ठीक है। यानी कि जो वेपर फॉर्मेशन होता है इसमें पूरे के पूरे मास में होता है। जो आपने पानी जो आपको बीकर में रखा हुआ दिख रहा है, जब आप इसे हीट करोगे, ठीक है, तो हीट करने के कारण इसके सरफेस से तो वेपर फॉर्मेशन होगी, साथ ही साथ कहाँ पर से भी होगी, अंदर से भी होगी फॉर्मेशन। तो अंदर से भी होगी और सरफेस से भी होगी, तो ये जो होगा आपका पूरे मास में होगा, पूरा जो लिक्विड है उससे आपकी वेपर फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह की फॉर्मेशन को जो हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो आपका इवेपोरेशन है वो आपका किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे से हीट करना पड़े, वो किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, वहाँ पर भी इवेपोरेशन हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पर हम उससे कभी बॉयल नहीं करते। ठीक है। तो इवेपोरेशन आपका किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। हालांकि क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा इसका रेट बढ़ेगा, और ये अंडरस्टूड है कि अगर जैसे आपका गर्मियों में क्या होता है, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। और बॉइलिंग में क्या है, बॉइलिंग में जब हम हीट देंगे तो आपका अंदर से भी वेपर फॉर्मेशन होगी और आपकी सरफेस से भी आपकी फॉर्मेशन वेपर फॉर्मेशन होगी, और इसी को हम बॉइलिंग। So next topic is one of the most important topic of this chapter, and that is phase transformation. तो phase transformation जो है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि स्टीम जनरेशन जो है उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं, उन्हें आपको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना है, जो हो सकते हैं टेम्परेचर और हीट के बीच में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। इस वाले वीडियो में हम लोग अभी टेम्परेचर एंड हीट के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कोई 1 किलोग्राम का आइस का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ का टुकड़ा है उससे अब हम क्या करेंगे, हम उसे हीट करना शुरू करेंगे। जब हम उसे गर्म करना शुरू करेंगे तो 1 से 2 तक उसका जो टेम्परेचर होगा, अब -10 था, -10 से 2 पे क्या पहुंच जाएगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अब जब हम उसे गर्म करना शुरू करेंगे तो ये जो बर्फ का टुकड़ा है ये आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा या पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेंज बात ये है कि जब ये पिघलेगा, आप हीटअप करो, आप सोचोगे कि इसका टेम्परेचर राइज होगा, पर स्ट्रेंज बात ये है कि जब ये पिघलना स्टार्ट होता है बर्फ का टुकड़ा, इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, इसका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। तो 0 डिग्री से जब ये आप टेम्परेचर आप पढ़ना शुरू करते हो, इसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री ही रहता है, लेकिन ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है और ये मेल्ट होते होते आपका लिक्विड बनता रहता है, और आपका
थर्ड पॉइंट में जाके पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस थर्ड पॉइंट में भी इसका टेम्परेचर क्या रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, और ये आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी किसी भी सॉलिड क्यूब को मेल्ट करने में कंप्लीटली इनटू लिक्विड, वो हीट आपकी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यानी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये हीट का वो अमाउंट है जो आपको किसके लिए चाहिए, किसी भी सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने। अब 3 पॉइंट पे जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब जब आप इसे फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होके ये पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपकी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर है, ये कहलाता है सैचुरेटेड टेम्परेचर एट दैट प्रेशर। अब मैं एट दैट प्रेशर क्यों लगा रहा हूँ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर। एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो आपकी बॉइलिंग होती है ये आपकी प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपका फोर्थ यानी आपका 100 वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर जो है बॉईल हो जा रहा है, अगर आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जितनी भी हीट आपकी रिक्वायर्ड है इसे 3 से 4 तक पहुंचाने में, यानी कि आपकी वो अमाउंट हीट का जो आपका इसे थर्ड पॉइंट 0 डिग्री से 4 तक यानी 100 डिग्री तक पहुंचाता है, वो अमाउंट हीट का क्या कहला जाता है, सेंसिबल हीट। उस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। अब फोर्थ में आपके पास है जो वाटर, वो है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब फोर्थ से जब हम फर्दर हीट सप्लाई करेंगे, फिर से एक स्ट्रेंज चीज होगी कि जो आपका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं करेगा। और कब तक नहीं करेगा, जब तक कि वो जो वाटर है आपके पास, जो लिक्विड है, वो कम्प्लीटली वेपर में चेंज नहीं हो जाएगा, कम्प्लीटली स्टीम में चेंज नहीं हो जाएगा, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस होगी आपके पास आइसोथर्मल भी होगी और आइसोबारिक भी होगी, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगी और कांस्टेंट टेम्परेचर भी होगी इस केस में। ठीक है, तो 4 to 5 आपका क्या हो रहा है कि आपका वाटर जो है लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है, और जितनी भी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी इस लिक्विड को वेपर बनाने में, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि वो अमाउंट है हीट का जो आपको जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी इस लिक्विड को कंप्लीटली चेंज करने में वेपर में, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब फिफ्थ पॉइंट में आके आपका जो लिक्विड है वो आपका स्टीम में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप उस स्टीम को फर्दर हीट करते हो, ठीक है, तो वो बन जाती है सुपर हीटेड स्टीम। यहाँ तक आपकी स्टीम रहती है, और जहाँ पर अगर आप फिफ्थ पॉइंट के बाद भी उसे आप हीट देते रहते हो तो वो जो हीट होती है आपके पास होती है सुपर हीटेड स्टीम। तो ये तो हमारा था कि टेम्परेचर एंड हीट का ग्राफ। अब साथ ही साथ हम पढ़ते हैं टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। तो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में हम देखेंगे कि 1 से 2 यानी जब आपका जो आइस था -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब आपने उसे 0 डिग्री तक आपने उसे हीट किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, 1 से 2 आपका जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो बढ़ रहा है। अब जब आपकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो आप सोच रहे होंगे कि जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और कि मेल्टिंग कोई चीज़ पिघल रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये ट्रू होता है
हर केस में एक्सेप्ट वाटर। ठीक है, वाटर आपका थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है, और जब आइस क्यूब आपका मेल्ट होता है, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। जबकि बाकी सब्सटेंस जो होते हैं उसमें जब आप मेल्ट करते हो तो आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन वाटर के केस में क्या होता है कि जब भी आप जो फ्रोजन से आप लिक्विड मेल्ट करते हो, लिक्विड उसमें जाते हो, तो उसका जो वॉल्यूम है वो आपका डिक्रीज करेगा। और ये चीज़ आप एक घर में सिंपल एक्सपेरिमेंट से देख सकते हो। घर में अगर आप एक ग्लास में वाटर रखो और उसमें आइस डाल दो, तो आप देखोगे कि जो वाटर का लेवल है वो राइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो, और आप उसकी प्रॉपरली एग्जामिन करोगे तो आप देखोगे कि जो वॉल्यूम है वाटर का वो कम हो रहा है। तो आपका 2 से 3 यानी जब आपकी आइस मेल्ट हो रही है तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर 3 से 3 डेज यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर से आपका वॉल्यूम जो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और फोर्थ पॉइंट 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 3 डेज से 4 डेज तक फिर ये दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। और 3 से 4 पॉइंट आपका कौन था वहां पर, 3 से 4 पॉइंट था आपका सेंसिबल हीट वाला, यानी यहाँ पर से आपका लिक्विड जो है क्या कहते हैं, आपका बॉयल होना स्टार्ट करता है 0 to 100। तो 0 to 100 जब जा रहा है तो पहले 3 to 3 डेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वॉल्यूम आपका कम होगा, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका वॉल्यूम राइज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, जब आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है तो उसके बाद आप फिर से अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो 4 to 5 आपका वेपर बन रही है, यानी आपका लिक्विड से वेपर फॉर्म में आपका चेंज हो रहा है। तो हमने जैसे वहां पर देखा था, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग कि आपका जो है टेम्परेचर जो है आपका राइज नहीं करता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो 100 डिग्री पे ही आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है आपका, वॉल्यूम आपका 4 to 5 राइज करता है। और ये एक ऑब्वियस सी बात भी है कि आपका जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस आपकी एक्सपेंड करती है, वेपर आपकी एक्सपेंड करेगी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइज है वॉल्यूम में। तो 4 to 5 आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम में राइज हो रहा है। 5 to 6 आपका जो आपका सुपर हीटेड स्टीम बनने वाला रीजन था, वहाँ पर भी आपका वॉल्यूम राइज होगा। और मैंने आपको बताया कि ये ऑब्वियस है कि जब भी जो गैसेस फॉर्म होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड करती है बजाय लिक्विड के। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्ज़ाम में आपका ये ग्राफ अक्सर आते हैं, टेम्परेचर एंड हीट वाला, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वाला। एक और ग्राफ आपका आता है प्रेशर वॉल्यूम, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके साथ हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। और जो मैंने आपको बात बताई है वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन सी बात, जिसमें हमने कहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये आपका प्रेशर के साथ चेंज करता है। और मैं बताऊं कि जो वाटर है वो आपका, हम कहते हैं कि 100 डिग्री पे बॉईल करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये 150 डिग्री पे बॉईल हो सकता है, या मैं कहूं आपसे 50 डिग्री पे बॉईल हो सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा? आप इस चीज़ को सोचिए, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।